हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको ईवीएस पेडागोजी करवा रहा था, यानी कि ईवीएस का शिक्षा शास्त्र करवा रहा था, जिसमें हमारे दो टॉपिक बचे हुए थे। तो उन दोनों टॉपिक को भी कंप्लीट करके जल्दी से हम अपनी ईवीएस को पेडागोजी को खत्म कर लेते हैं और फिर हम क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए उसके आगे वाले टॉपिक्स के बारे में आज बात करेंगे। तो जैसे कि आपके सामने ये देखो, ये रहा आपका अध्यापन संबंधित मुद्दे, यानी कि जो आपका ईवीएस पेडागोजी का शिक्षा शास्त्र का सिलेबस होता है, ये पूरा का पूरा सिलेबस है, जिसमें हमने कहां तक कर लिया था। तो सीसीई यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, सतत एवं व्यापक आकलन होता है, वहां तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा, नहीं देखा है तो रिकमेंड करूंगा आप पहले इनको देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि ये पूरे के पूरे टॉपिक वाइज में किस प्रकार का हमारा थियोरेटिकल पोर्शन है। ओके, और आज हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक शिक्षण सामग्री, यानी कि जो हमारे टीचिंग मटेरियल्स होते हैं उनके बारे में और उनके उपकरणों के बारे में, कौन कौन से कैसे कैसे होते हैं। ओके, और उनका यूज कैसे होता है उनके बारे में बात करेंगे। तो इस लेक्चर को आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन इस बारे के मिल जाएगी। ओके, तो नोटबुक निकालिए और आज की डेट डालिए, लिख लीजिए आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक 11 शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि टीचिंग मटेरियल 8 जोन से आपके होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो सहायक सामग्रियां होती हैं वो आखिर आती कहां से और उनके पीछे उद्देश्य क्या होता है। ओके, तो सरल शाब्दिक अर्थ में आप बोल सकते हो कि संसाधन, यानी कि टीचर सामग्री जो होती है आपकी, उन्हीं को संसाधन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं हम, तो उनको संसाधन भी बोल सकते हो आप। तो संसाधन का अर्थ है वह चीज जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाई जाए, जैसे कि नक्शे, मॉडल, विद्यालय का बगीचा, वीडियो, फिल्म इत्यादि। ये सारे के सारे वो चीजें हैं जो शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में कार्य करते हैं, जिसको हम संसाधन भी बोल सकते हैं टीचिंग को और इफेक्टिवली बनाने के लिए। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें वो हैं जो एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल कई बच्चे देखकर सुनते सीखते हैं, कई बच्चे खुद करके सीखते हैं, तो वो सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए हम इनका उपयोग करते हैं ताकि बच्चे क्या कर सके और एनहेंस कर सके अपने सीखने सिखाने की प्रक्रिया को। आगे बोल रखा है कि सभी शिक्षण अधिगम के संसाधन के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन में अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए रचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यकता है। मतलब यानी कि आपके ये जो सारे के सारे जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, यानी कि जो संसाधन होते हैं, इनका उपयोग किस लिए किया जाता है? हमारी टीचिंग को, हमारी लर्निंग को, हमारे अध्ययन को कैसा बनाने के लिए? रचनात्मक बनाने के लिए, ऐसा बनाने के लिए जो बच्चा जिस प्रकार से सीख सकता है उसी प्रकार से सीखने को हमें क्या दिया जाए, उनको मौका दिया जाए। तो इसलिए इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि आपकी क्लास में आपको पता है कि एक से ज्यादा प्रकार के बच्चे होते हैं, कुछ जल्दी सीख लेते हैं और कुछ मंद गति से सीखते हैं। तो वो जैसे सीखते हैं, यानी कि रचनात्मक तरीके से, उनको उसी प्रकार से अधिगम कराने के लिए इन चीजों की हमारे लिए आवश्यकता होती है। ओके, तो ये थी आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि आप सभी को पता होती है, जो कि अब आपकी मेन बात शुरू होती है कि पर्यावरण में अधिगम जो संसाधन होते हैं उनका महत्व क्या है, इनके इंपॉर्टेंस क्या है। चलिए एक एक बिंदुओं को समझने की कोशिश करते हैं। पहला बिंदु है आपका कि पर्यावरण कक्षा से बाहरी वातावरण पर आधारित अधिगम प्रक्रिया काफी प्रभावशाली या प्रभावपूर्ण होती है। देखो आप सभी को पता है एनसीएफ 2005 ने कहा है कि आपकी जो पुस्तक की चीजें हैं उसको बाहरी जिंदगी से हमें जोड़ना है। तो पर्यावरण कक्षा से बाहरी वातावरण, मेन पॉइंट यहीं पर ही है, बाहरी वातावरण, कि आप केवल पाठ्य पुस्तक पर ही सीमित नहीं रहोगे, आपको कहाँ लेकर जाना है बच्चों को, आपकी पाठ्य पुस्तक की चीजें सिखाते हुए बाहरी दुनिया से जोड़ते हुए चलना है, क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या है? बच्चों को दैनिक जीवन के लिए तैयार करना, जिससे आपका अधिगम जो होता है वो प्रभावशाली भी होता है और पढ़ाने में बच्चों को मजा भी आता है और रुचि भी लेते हैं वो सीखने में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण अध्ययन हेतु भौतिक, जैविक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षों पर आधारित वास्तविक जीवन के अनुभव उपयुक्त होते हैं। ध्यान रखिएगा सारे के सारे पॉइंट कि पर्यावरण अध्ययन जो होता है उसमें हमारे भौतिक, हमारे जैविक, हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों को, ये सारी की सारी चीजें वो हैं जो हमारे वास्तविक जीवन, और आप सभी को मैंने बोल रखा है जहां पर आपके पॉइंट में कोई भी चीज सिखाने की प्रक्रिया को वास्तविक जीवन से जोड़ दें, उससे बेहतर तरीका नहीं होगा सीखने सिखाने की चीजें। जो हमारी भौतिक होगी, हमारी जैविक होगी, हमारे सामाजिक हो गए, हमारी सांस्कृतिक चीजें होंगी, उन सभी का हमारा अनुभव लेकर ये हमारे सीखने सिखाने की प्रक्रिया में क्या करता है? मदद करता है।
साथ ही साथ में स्थानीय संसाधन एवं सामग्री वास्तविक जीवन पर आधारित अधिगम को प्रोत्साहित करते हैं। देखो कोई भी चीज हो वो आपकी कभी कभी कई बच्चे सीख नहीं पाते हैं, तो उनकी भावनाओं से जोड़कर यानी कि जो हमारी आध्यात्मिक क्रियाएं होती है उनसे जोड़कर सिखाने के लिए हमें क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। और ये जो होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है, आखिरी चरण होता है, जो कि हमारे वास्तविक जीवन से जोड़कर हमें सीखने के लिए क्या करते हैं, वो प्रोत्साहित करते हैं। जैसे कि कई बार आपकी क्लास में कुछ फॉर एग्जांपल क्लास चल रही हो वर्षा का, ओके, यानी कि जो रेन होता है वो किस प्रकार से होता है उसकी क्लास चल रही हो, तो आपसे बच्चों से टीचर पूछ सकता है कि आपने कभी बारिश होते हुए देखा है तो कैसी प्रक्रिया देखी है, या कैसे पहले मौसम चेंज होता है फिर बारिश होती है। तो बच्चा अपने अपने अनुभव बताने लग जाता है। या कई बार हम चाय उबालते हैं, पानी उबालते हैं, तो किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, तो बच्चों का क्या कर दिया हमने, अपने दैनिक जीवन से जोड़ दिया ताकि बच्चे सीखने में क्या करें, मोटिवेट हो, प्रोत्साहित हो। ओके, तो ऐसे करने से बच्चे जल्दी सीखते हैं और आसानी से सीखते हैं। नेक्स्ट है इन संसाधनों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के शिक्षण सीखने के तरीकों या फिर शिक्षण को और अधिक रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। जो कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था केतली यानी कि चाय उबालने का, पानी उबालने का, या अपने दैनिक जीवन का, वो इसका किस लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आपके सीखने के तरीकों में शिक्षण को और अधिक रोचक बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए टीचर इनका उपयोग लाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको टीवी के यानी कि जो प्रोजेक्टर होता है उसके माध्यम से कोई वीडियो दिखा देना या किसी और प्रकार की प्रक्रिया करवा देना, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह कक्षा में बच्चों की भागीदारी के लिए अधिक अवसर भी प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा, अभी मैंने आपको बोला कि बच्चों से पूछा जाता है तो बच्चे अपने अपने अनुभव बता रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, बच्चों की भागीदारी पर कर रहे हो, क्योंकि बच्चे, आप सभी को पता है, जो बच्चा एक्टिव होकर अपनी भागीदारी उस चीज की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होकर बताने की कोशिश करेगा तो वो दूसरे की बातों को समझने की भी कोशिश करेगा। तो वहां पर क्या कर रहे हो आप, बच्चों को अवसर प्रदान कर रहे हो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जुड़ने का, और इसके द्वारा बच्चों में स्थायी विकास की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। स्थायी विकास यानी कि जो आप समझा रहे हो वो क्या होगा, उसके आगे लंबे समय तक उसको याद रहेगा। जैसे कि कुछ चीजें आपने भी आपके एक संस्कृत में पढ़ी होगी कि करत करत अभ्यास के जड़मती, ये आपने एक क्या सुना था, एक दोहा सुना था, एक पैसेज सुना था, एक कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। ये क्या था आपका, मुझे वो आज भी याद है अपनी थर्ड क्लास का। क्यों? क्योंकि उसको दैनिक जीवन से जोड़कर हमारे संस्कृत के जो टीचर थे वो काफी अच्छे थे। ओके, काफी अच्छे तरीके से वो समझाते थे, तो वो उन्होंने काफी अच्छी चीज से समझाई थी। वो मैंने एक ही बार पढ़ी थी उस थर्ड क्लास में और आज तक वो मुझे याद है, इसलिए क्योंकि वो दैनिक जीवन से जोड़कर कि कैसे वो पत्थर पर रस्सी घिस रही थी और रस्सी ने पत्थर को काट दिया था, पत्थर ने रस्सी को नहीं काटा था। ओके, इसलिए दैनिक जीवन से जोड़ते हुए सारी की सारी चीजें सिखानी चाहिए। नेक्स्ट है आपका संसाधन तथा शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा ज्ञान के अधिग्रहण की सुविधा और कक्षा में छात्रों द्वारा उचित समझ विकसित की जा सकती है। ध्यान रखिएगा, संसाधनों के द्वारा, चाहे वो चार्ट हो या फिर किसी प्रकार का नक्शा हो, वीडियो हो, प्रोजेक्टर हो, किसी के भी माध्यम से जिस चीज से बच्चे की सीखने की ताकत क्या होगी आप बढ़ा सकते हो, एनहेंस कर सकते हो, उसको उचित तरीके से समझा सकते हो। क्यों? क्योंकि बच्चे को समझने का तरीका होता है वो हर किसी बच्चे का क्या होता है, अपना होता है, अलग होता है। इसलिए जिस द्वारा वो समझ सकता है उसी द्वारा हम उसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम संसाधन जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया और डिलीवरी सिस्टम, जो कि अलग अलग चीज़ों के संयोजक होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, मिलकर काम करती है। फॉर एग्जांपल आप एक कंप्यूटर ले लो, कंप्यूटर में आपका हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है। यानी कि हार्डवेयर वो सारी चीज़ें जैसे कि सीपीयू के अंदर चीज़ें, मदरबोर्ड, डिस्क वगैरह, हार्ड डिस्क वगैरह, या फिर जो भी आपकी चीज़ें लगी रहती हैं वो सारी हार्डवेयर में आती हैं। अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं, चाहे वो आप 8 इस्तेमाल कर रहे हो, 10 इस्तेमाल कर रहे हो या कोई और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हो, वो हो गया। उन दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन जो होता है वो मल्टीमीडिया कहलाता है। और वो आपके पास जो डिलीवरी करता है वो डिलीवरी सिस्टम, यानी कि जो आप उसमें सर्च मारते हो, जो आप ढूंढना कोशिश कर रहे हो, तो वो आपको वो क्या देता है, इनपुट आउटपुट देता है, तो उसको क्या कहा जाता है, डिलीवरी सिस्टम। इसके द्वारा क्या करा जाता है, तो ये भी आपका एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया का संसाधन के रूप में आपके लिए कार्य करता है। और जो कि कंप्यूटर आज के हमारे जीवन में क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जिस चीज से हम अभी पढ़ रहे हैं वो भी क्या है, आपका एक मल्टीमीडिया चीज से ही आपको पढ़ाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें हमारे माइक्स हैं, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है,
लिखने के लिए मैं जो आपका पेन इस्तेमाल कर रहा हूँ, डिजिटल पेन इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो काफ़ी चीज़ें इसके साथ अटैच करके सीखने सिखाने की प्रक्रिया में हमारी ये क्या कर रही है, मदद कर रही है। ओके, तो ये कुछ आपके संसाधन थे जो कि महत्वपूर्ण है, जो कि महत्व रखते हैं अपना बच्चों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया में। चलिए अब बात कर लेते हैं जो संसाधन होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं, यानी कि संसाधनों के प्रकार। तो ये 6 प्रकार में बांटे गए हैं जो कि अलग अलग रूप में आपको समझाने की मैं कोशिश कर सकूं, इसलिए मैंने आपको एक अलग से चार्ट बना दिया। जैसे कि पहला, समुदाय के संसाधन। अब ये समुदाय कहने का तात्पर्य यहाँ से आपको वो सारी चीजें मिलती हैं जो सामाजिक रूप से सीखने में हमारा, यानी कि सहयोग लेना, सहयोग देना, एक दूसरे के ऊपर कैसे एक दूसरे के ऊपर विश्वास करके एक दूसरे के लिए काम में आ सकते हैं, उन चीजों का यानी कि समाजीकरण का विकास करने में आपका ये महत्व रखती है। तो समुदाय के संसाधन के रूप में आपके अभिभावक हो गए, दुकानदार हो गए, किसान है, माली है, कुम्हार जो कि मिट्टी के बर्तन बनाता है वो, तो ये सारे के सारे क्या है आपके वो सारी चीजें जिसके द्वारा हम उनके ऊपर निर्भर है और हमारे ऊपर निर्भर है, जिससे हमारे समाज को चलने में क्या करता है, वो मदद करता है। ओके, तो समुदाय यानी कि समाजीकरण के विकास के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, जिसे आप सरल शब्द में बोलना चाहो तो इनको वातावरण भी बोल सकते हो आप। ओके, सेकंड आ जाता है आपका स्थानीय संसाधन, यानी कि वो संसाधन जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने आप जो आपके जो मदद करने वाली चीजें, जैसे कि विद्यालय में आपके सभी चीजों का निर्माण होता है, चाहे वो समुदाय हो गया यानी कि सामाजिकरण का विकास हो गया, या फिर किस प्रकार से हमें एक दूसरे की सहायता करनी है, किस प्रकार से हमें आगे वाले जीवन वाले के लिए तैयार होना है, या फिर अस्पताल, बैंक, नगर निगम जो कार्यालय होते हैं वो, पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरीज होती हैं वो, सॉरी, ये क्या है आपके स्थानीय संसाधन है, यानी कि वो सारी चीजें जो कि आपके आसपास के रूप में हर रोजमर्रा के रूप में आप इस्तेमाल करते हो, तो ये सारी के सारे क्या कहलाएंगे, स्थानीय संसाधन कहलाएंगे। इसमें कई बार हमें ले जाकर दिखाया भी जाता है, जैसे कि स्कूल हो गया, स्कूल में पुस्तकालय हो गया, तो वो सारी की सारी चीजें कैसे इस्तेमाल करी जाती है उसके लिए आपको तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है आपका नेचुरल, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है, जो हमारे प्रकृति ने हमें क्या क्या दिया है उसके ऊपर, जैसे कि नदी, तालाब, वन, मृदा। कई बार हम इस जगह पर ले जाकर बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें नेचर ने क्या दिया और हम नेचर को क्या दे रहे हैं। ओके, तो ये सारी की सारी क्या कहलाती है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। साथ ही साथ में जो मल्टीमीडिया यानी कि मीडिया संसाधन होते हैं, जैसे कि समाचार पत्र, टीवी, रेडियो, पोस्टर, विज्ञापन, जैसे कि आपने ईवीएस में कई बार पढ़ा होगा कि जो जेंडर है यानी कि लिंग विभेदिता देखने को मिलती है, वो एक क्या है, एक तनावपूर्ण यानी कि काफी संवेदनशील मामला है। तो उसको समझने के लिए आप समाचार पत्र, टीवी, रेडियो, पोस्टर, विज्ञापन का इस्तेमाल कर सकते हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका मीडिया संसाधन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रौद्योगिकी संसाधन, यानी कि वो संसाधन जैसे कि मोबाइल फोन, कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डर, कंप्यूटर, ये सारे के सारी चीजें कहाँ जाती है, टेक्नोलॉजी बेस पे आ जाती हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, आपका प्रौद्योगिकी संसाधन कहा जाता है। और लास्ट में आ जाता है आपका मानव निर्मित, यानी कि जो मैन मेड है, जैसे कि पेन, पेंसिल, रद्दी कागज, किताबें, कविताएं, कहानी, ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, ये मानव निर्मित हैं जो कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में हमारी मदद करता है। ओके, तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी प्राकृतिक संसाधन है, कौन से स्थानीय संसाधन है, कौन से मीडिया संसाधन है, तो इसलिए मैंने आपको ये 6 टाइपों में बांटकर आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी है आपका इनका सभी के सभी का एक ही कार्य है कि बच्चों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया में क्या करें, वो इन्वॉल्व होकर उनको वो मौका दें, अवसर प्रदान करें। ओके, तो ये 6 इंपॉर्टेंट प्रकार के संसाधन के प्रकार होते हैं जो कि हम इस्तेमाल में लाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें होती हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। क्यों? क्योंकि पाठ्य पुस्तक की क्या होती है, एक सबसे नॉर्मल और सबसे बेसिक क्या होती है, शिक्षण सहायक सामग्री होती है। इसी के द्वारा सबसे ज्यादा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, एनरोल करते हैं। ओके, तो पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषताएं, पहली बात, पुस्तकों की भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा बच्चे। क्यों? क्योंकि पर्यावरण अध्ययन कहाँ पढ़ा रहे हैं हम, पहली से 5वीं क्लास में, इसलिए कैसी होनी चाहिए भाषा, सरल भाषा होनी चाहिए, उनके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई भाषा होनी चाहिए जो इस्तेमाल करते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, पुस्तकों की विषय वस्तु इस प्रकार की होनी चाहिए जो बच्चों के अंदर प्रश्न करने, खोज करने, जिज्ञासा आदि को जगा सके। ध्यान रखिएगा विषय वस्तु आपकी इस प्रकार हो। फॉर एग्जाम्पल कई बार आपको
चैप्टर के बीच बीच में लिखा रहता है या दिया रहता है करके देखो, करके सीखो, यानी कि वो क्या कर रहा है, आपका प्रश्न करना, खोज करना और जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए वो इस्तेमाल की जा रही है। इसलिए आपकी पाठ्य पुस्तक यानी कि विषय वस्तु जो होनी चाहिए वो इसी प्रकार की होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पुस्तकों की विषय वस्तु बच्चों के मानसिक स्तर की होनी चाहिए, यानी कि बच्चों का जो आयु है उस आयु के अनुसार होनी चाहिए, उनका जो मानसिक स्तर है उस अनुसार होनी चाहिए। आप ये तो नहीं है ना कि क्लास 3rd क्लास के बच्चों को आप वर्षा कैसी होती है उसके बारे में समझाने लग जाओ। क्यों? क्योंकि बच्चों के 3rd क्लास के बच्चों का मानसिक स्तर है छोटे लेवल का और चीज़ें आप समझा रहे हो बड़े लेवल की, तो उनके आयु और उनके मानसिक स्तर के अनुसार उनकी सभी की सभी चीज़ों का हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हीं की चीज़ों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। उनके मानसिक स्तर से ऊपर की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, पुस्तकों में वास्तविक कहानी और घटनाओं को शामिल करना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। कई बार आपसे पूछा भी जाता है कि ईवीएस या गणित के अंदर कहानी या फिर कविताओं को शामिल करने का मेन मकसद क्या है। तो मेन मकसद है उनकी कल्पना शक्ति को विकसित करने का, ना कि उनका मनोरंजन करने का। ओके, तो ध्यान रखिएगा, वास्तविक कहानी और घटनाओं को शामिल इसलिए किया जाता है ताकि उसकी कल्पना शक्ति या फिर उसकी जो सोचने की शक्ति होता है, तर्क शक्ति होती है, उसको बढ़ावा मिल सके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, यह प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड तरीके से प्रस्तुत करती हो, यानी कि आपकी बुक ऐसी होनी चाहिए जो कि नेचर जो हमें दिया है नेचर ने उसका भी ध्यान रखें, जो हमारा रोजमर्रा की सामाजिक चीजें हैं उसका भी ध्यान रखें, और जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें आती रही हैं, उन चीज़ों को, हमारा जो धरोहर है उनको ना भूलें, उन चीज़ों को भी ध्यान में रखती हो। जैसे कि ईवीएस की पुस्तक देखो, नेचर जो है हमारा, किस प्रकार से वर्षा होती है और किस प्रकार से हम प्रदूषण फैला रहे हैं और किस प्रकार से उसको रोक सकते हैं, इन चीज़ों को भी ध्यान रखता है। किस प्रकार से एक दूसरे के साथ संयोग करके काम कर सकते हैं और अपनी लाइफ को आगे ले जा सकते हैं, इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। और कैसे हमारे लोक नृत्य थे, कैसे हमारे पुराने ज़माने के घर थे, इन चीज़ों का भी ध्यान में रखते हुए सारी की सारी चीज़ें हमारी इस पुस्तकों में होती है क्लास 1 to 5 में। और वैसे ही हमारी पुस्तक होनी चाहिए। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। ऐसी पुस्तक होनी चाहिए जो प्राकृतिक, सांस्कृतिक और आपके सामाजिक परिवेश को क्या करती हो, एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड करके प्रस्तुत करती हो। इनमें से कोई भी एक मिस हो तो वो अच्छी पुस्तक आपकी नहीं कहलाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक की भाषा बच्चों के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। अभी मैंने आपको बोला था दैनिक जीवन से जुड़ी हुई भाषा होनी चाहिए। तो दैनिक भाषा, दैनिक जीवन मतलब दिन प्रतिदिन की, जो दैनिक जीवन होता है आपका, रोजमर्रा की जिंदगी होती है, उसमें जो आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो उसी प्रकार की भाषा में आपकी पुस्तक होनी चाहिए, ताकि बच्चों को सीखने समझने में आसानी हो और बच्चे उस चीज को जल्दी सीख पाएं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह भय एवं पूर्वग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती हो, यानी कि पुस्तक आपकी ऐसी हो जो पुराने जमाने की चीज़ें हम मानते थे, जैसे कि बाल विवाह हो गया या फिर जेंडर होता है यानी कि लिंग विभेद होता है, इन चीज़ों से मुक्त होनी चाहिए। इन चीज़ों को हमें समझाना चाहिए, समझना चाहिए पुस्तकों के अंदर। ओके, तो ऐसी पुस्तकों जो फालतू के पुराने ज़माने के जो रिवाज होते थे, बातें होती थी जो कि नहीं होनी चाहिए, जैसे कि लिंग विभेदता, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करती हो, इस प्रकार की चीज़ों से वो बुक क्या हो, मुक्त हो। सभी को सामान्य रूप से अवसर मिलने चाहिए सीखने सिखाने की प्रक्रिया में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकें ऐसी होनी चाहिए जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती हो और उसे प्रभावशाली बनाती हो। ध्यान रखिएगा, ऐसी पुस्तक होनी चाहिए जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी कि जो लर्निंग है, आपकी सीखने की प्रक्रिया है, उस पर आप क्या करता हो, अधिक बल देता हो। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर किसी भी प्रकार की चीज़ों को रटने या याद करने के ऊपर बल नहीं दिया जा रहा है, वो आपको सीखने, अधिगम पर ध्यान दिया जा रहा है। ओके, तो आपकी पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर जो बल देती हो वैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, पर्यावरण की पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को प्रकरणों में अंत निर्मित करके, यानी कि जो अंत आपका, ये नहीं बोल सकते लास्ट में, अंत यहाँ अंतः निर्मित करके उपलब्ध कराना चाहिए। मतलब बीच बीच में जो आप देखते हो करके सीखो, कहने का मतलब है जो आपकी छोटी क्लास होती है उसमें आपकी पुस्तकें कहाँ होनी चाहिए, जो सीखने की अभ्यास एवं गतिविधि जो होनी चाहिए वो कहाँ होनी चाहिए, अंत में होनी चाहिए। आकलन या मूल्यांकन की बात नहीं करी जा रही है, अभ्यास एवं गतिविधि की बात करी जा रही है। ओके, आकलन एवं मूल्यांकन वो बीच बीच में चलते रहना चाहिए, पर आपका अभ्यास और गतिविधियों के लिए अंत में बात करी गई है आपकी यहाँ पर। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पुस्तकों में पहेलियों को शामिल करना चाहिए क्योंकि यह सृजनात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन का विकास करती है।
पहेलियों, जैसे कि आपके अलग अलग पहेली होती थी या फिर खरगोश कहानियों में बीच बीच में पहेलियां आ जाती हैं आपके पुस्तकों में, तो ऐसी पहेलियों को क्लास में रखना चाहिए, पुस्तकों में रखना चाहिए। अगर क्लास 4th की क्लास को उठाकर देखोगे तो वहां पर हम पौधों को चुन रहे थे, वो छुपे हुए थे बच्चे, तो वो पहेलियां ही तो थी। तो ऐसी पहेलियां क्यों शामिल होनी चाहिए? क्योंकि बच्चों की जो क्रिएटिविटी होती है, सृजनात्मक चिंतन होता है, यानी कि उसका जो थिंकिंग होती है, तार्किक चिंतन होता है, उसको क्या देता है, वो बढ़ावा देता है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मौका देता है, अवसर देता है, और ऐसा होना भी चाहिए। ओके, ताकि बच्चे आने वाली जिंदगी में अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकें और उन चीजों का इस्तेमाल कर सकें। ओके, तो ये था आपका कुल मिलाकर नेक्स्ट चैप्टर 11th टॉपिक, जो कि था हमारा शिक्षण सामग्री जो कि पर्यावरण अध्ययन में इस्तेमाल करे जाते हैं। ये था आज का पूरा हमारा टॉपिक। ओके, और जैसे कि मैंने आपको बोल रखा है कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा, क्या बोला मैंने आपको, अगर आपको ईवीएस पेडागोजी का पीडीएफ चाहिए या ईवीएस कंटेंट का पीडीएफ चाहिए, तो हमारे एप्लीकेशन पर अपलोड करवा दी जा चुकी है। एप्लीकेशन पर जाकर वहां पर आप पेड पीडीएफ में जाकर इस पीडीएफ को आप परचेज कर सकते हो। ओके, वहां पर आपको इस पीडीएफ के अलावा और भी पीडीएफ मिल जाएंगी, कुछ कॉम्बिनेशन में और कुछ सिंपल अलग अलग है। तो आपको अलग में लेनी हो तो अलग में ले लो, कॉम्बिनेशन में लेना है तो कॉम्बिनेशन में ले लो, वहां पर आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ओके, तो ये था आज का पूरा आज का हमारा चैप्टर 11th। तो दोस्तों आज के चैप्टर में, आज के लेक्चर में बस इतना ही। और जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगता है तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको और अच्छे से अच्छे हम वीडियो देते रहें। बाकी एक चैप्टर बचा हुआ है, जल्दी से हम उसको भी क्लियर करके फिर हमारा ईवीएस पेडागोजी खत्म हो जाएगा, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे इनके क्वेश्चंसों की। ओके, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।